Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human skeleton. As you know, skeleton is responsible for providing support, help in the movement and protection of certain body parts like brain, heart and lungs. Human skeleton is mainly composed of two main parts, that is cartilage and bone. First of all, we are going to study about structure of bone. Bone is basically a hard structure and it is composed of a variety of tissues. Um, the This is a long bone of the body. Proximal part is that part जो बॉडी के सेंट्रल रीजन के करीब होता है, यानी मेन टॉर्सो के करीब होता है, उस हिस्से को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और जो दूर होता है डिस्टेंस पे होता है उसको कहते हैं डिस्टल एंड। ठीक है जी। तो दोनों जो सिरे हैं किसी भी लंबी हड्डी के वो कहलाते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो है ना, ये वाला जो रीजन है एपिफाइसिस का, ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ में। अच्छा, जो लंबा हिस्सा है ये कहलाता है डायाफाइसिस। दो हिस्से हो गए एपिफाइसिस, लंबा हिस्सा होगा डायाफाइसिस। अब अगर ये बाहर से स्ट्रक्चर है एक बोन का, अंदर से अगर हम देखें तो कोनों के ऊपर ये जो एपिफाइसिस हैं, दोनों एपिफाइसिस, इनके ऊपर अमूमन कार्टिलेज होती है। इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बोन्स का वो हिस्सा जो दूसरे बोन के साथ जॉइंट बनाए या उसके करीब आए। ठीक है जी, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट करना। तो जो सरफेसेस आर्टिकुलेट करती हैं वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद होती है। अच्छा, बोन के जो सबसे बाहर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेरीऑस्टियम। देयर इज अ टफ फाइब्रस टिश्यू अराउंड द बोन व्हिच इज कॉल्ड पेरीऑस्टियम. It is connective tissue. And inside bone is the endosteum. Endosteum has got two parts, a compact bone and a spongy bone. ठीक है जी। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हार्ड होती है ज़्यादा और उसमें मिनरलाइजेशन ज़्यादा होती है, उसमें गैप्स नहीं होती है। देखें, गैप्स बहुत थोड़े होते हैं। गैप्स होते हैं ब्लड वेजल्स के लिए, गैप्स होते हैं बोन सेल्स के लिए। अदरवाइज जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो उसमें स्पेसेस नहीं होते। स्पॉन्जी बोन जो होती है वो अमूमन, ये देखें, अब इस बोन के इस हिस्से में अगर आप देखें कि स्पॉन्जी बोन एपिफाइसिस के करीब है या एपिफाइसिस में है। डायाफाइसिस जो मेन पार्ट है इसमें स्पॉन्जी बोन थोड़ी है, बल्कि बीच में खाली जगह है, उस जगह पे बोन मैरो है येलो कलर का, इसलिए उसको कहते हैं येलो बोन मैरो। अगर आपने पाई खाई हो तो अंदर जो मिख होती है वो येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, वो निकाल भी सकते हैं, वो निकल जाता है। अच्छा, जहाँ स्पॉन्जी बोन होती है बोन्स के सिरों पे, लेग पीस खाएं तो उसके सिरे पे आपको स्पॉन्जी बोन क्लियरली नजर आती है। दैट स्पॉन्जी बोन हैज गॉट ऑल्सो बोन मैरो। रेड बोन मैरो होता है स्पॉन्जी बोन में। ठीक है जी। और रेड बोन मैरो जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कुछ बोन्स के पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में। और जो येलो बोन मैरो है ये स्टोरेज के तौर पे एक्ट करता है, ये जो चीज़ इसके अंदर होती है। अच्छा, और ब्लड सप्लाई जो है, ये देखें, बोन चाहे कॉम्पैक्ट बोन हो चाहे स्पॉन्जी बोन हो, इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं, न्यूरॉन्स भी होते हैं, नर्वस सप्लाई भी होती है। तो बोन्स जो है बेसिकली डेड टिश्यू नहीं होता। ये और बात है कि जब हम फौत हो जाएंगे तो फिर भी हमारा स्केलेटन जो है वो मिनरलाइज्ड पार्ट बहुत देर से डिकम्पोज होता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। हो सकता है 100 साल तक हमारा स्केलेटन मौजूद रहे, उसके बाद वो भी अमूमन डिकम्पोज हो जाता है। तो जो लिविंग पर्सन की बोन है और डेड पर्सन की बोन है वो इक्विवेलेंट नहीं होती। क्यों? लिविंग पर्सन की बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है और लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं बहुत तरह के। इसीलिए बोन पे जब चोट लगती है तो दर्द होता है, और बोन अगर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत सिवियर पेन होता है और फिर वो ठीक भी होता है। तो ये हीलिंग और रीजनरेशन और पेन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या शो कर रहे हैं कि बोन जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है बॉडी का। ठीक है जी। अच्छा, नाउ वी मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। देयर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद बोन। 3 जो मेन टाइप्स हैं वो बोन बनाने में काम करते हैं और एक जो है वो बोन को खत्म करने में काम करता है। ठीक है जी। ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के हर पार्ट को बनने के लिए खास तरह के सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टेम सेल्स। जैसे लिवर के स्टेम सेल्स अलग हैं, हार्ट के स्टेम सेल्स अलग हैं, वगैरह वगैरह।
तो ये बोन्स के जो स्टेम सेल्स हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोजेनिक। सबसे पहले स्टेम सेल्स ऑफ बोन्स ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर फॉर्म्ड, फिर ये बनाते हैं, ये डिवाइड होकर बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं फिर इनके अंदर मजीद, अब ये देखें, दिस इज ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोजेनिक सेल्स डेवलप्स इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है कि ये बोन मैट्रिक्स बनाए। बोन मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम पिछली डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है या जो स्पॉन्जी बोन है, इसमें सेल्स तो थोड़े हैं, उसके इर्द गिर्द सेल्स के सिक्रेटेड मटेरियल बहुत ज्यादा है। उस सेल सिक्रेटेड मटेरियल को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स जो है दैट इज सिक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, और इनिशियली जो ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं वो अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है जी, मैट्रिक्स आपको अगर समझ आया हो इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आया तो फिर इस कंसेप्ट को डेवलप करें। मैट्रिक्स इज एनी स्पेस फिलिंग सब्सटेंस। आप जिस रूम में बैठे हैं इसमें मैट्रिक्स क्या है, एयर जो स्पेस को फिल कर रहा है। अगर आपने फ्रूट राइफल बनाया है तो उसमें मैट्रिक्स क्या है, आपने उसमें केक पीस भी डाल दिए, आपने उसमें फ्रूट्स भी डाल दिए, जेलीज भी डाल दी, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है कस्टर्ड। ठीक है, एक्वेरियम में अगर आपके मछलियां भी रह रही हैं, आपने रॉक्स भी कुछ रखे हैं, कुछ शेल्स भी रखे हैं, कोई प्लांट्स भी हैं, तो एक्वेरियम का मैट्रिक्स क्या है, वाटर। ठीक है जी, जो चीज स्पेस फिल कर रही होती है, एक नॉन स्पेसिफाइड सा उसका स्ट्रक्चर होता है जनरली, वो कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऑस्टियोब्लास्ट दे सिक्रीट अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो ये सिक्रीट करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये बेसिकली it consists of collagen and other fibers, ground tissue। ठीक है जी, और ऑस्टियोब्लास्ट ही बड़े होके, देखें ऑस्टियोजेनिक सेल्स बड़े हुए तो ऑस्टियोब्लास्ट बने, ऑस्टियोब्लास्ट बड़े हुए तो ऑस्टियोसाइट्स बने। ठीक है, जब मैट्रिक्स हार्ड होना शुरू हो जाए, मिनरलाइज होना शुरू हो जाए, तो यही ऑस्टियोब्लास्ट जो है इनकी शेप चेंज हो जाती है, इनको हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। देखें पतले हो गए, पहले ये मोटा था ना, अब ये पतला हो गया। क्यों पतला हो गया, क्योंकि इसके मिनरलाइज टिश्यू है। मिनरलाइज टिश्यू क्या है, वही मैट्रिक्स है। पहले वो मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सारी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, डर भी लगता है छोटे बच्चों को गोद में उठाते हुए क्योंकि वो इतने सॉफ्ट से होते हैं। तो विद टाइम जो है ना वो उनकी बोन्स हार्ड होना शुरू होती हैं। होता क्या है कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी तकरीबन सारी जो बोन सेल्स होते हैं उसमें ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन्स, और उसके इर्द गिर्द जो मिनरलाइज जो टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू, वो अनमिनरलाइज्ड होता है। यानी कि एक ग्राउंड टिश्यू तो बन गया, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जिसमें कोलेजन फाइबर्स और तरह के फाइबर्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, लेकिन अभी उसमें मिनरल्स की डेपोजिशन नहीं हुई। कौन से मिनरल डिपॉजिट होते हैं बोन्स में, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है जी, सो ऑस्टियोसाइट्स जब फॉर्म होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट चेंज इनटू ऑस्टियोसाइट्स, and osteocytes they secrete enzymes, they are responsible for regulating the calcium deposition and release from the bone। ठीक है जी, कितनी कैल्शियम बोन में बैठनी है, कितनी कैल्शियम बोन से निकलनी है, ये ऑस्टियोसाइट्स रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है जी, सो दे मेंटेन द बोन टिश्यू। ये जो अभी मैं आपको पहले बता रही थी कि यहाँ पे अलाइव सेल्स होते हैं, ये वो अलाइव सेल्स है, और इनकी छोटी सी जगह होती है, लेक्यूनी उसको कहते हैं। ये लेक्यूनी का वर्ड आगे कार्टिलेज में भी आएगा। इनको थोड़ी सी जगह से बोन्स के अंदर मिलती है जहां पे ये रहते हैं, विच इज कॉल्ड लेक्यूनी। अच्छा, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो क्या होते हैं, वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, यानी जो काम ऑस्टियोसाइट्स ने किया उसका उलट करना शुरू कर देते हैं, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है जी, और ये ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे बड़े बने हुए बड़े से, ये बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स करते हैं। ना सिर्फ ये मिनरल्स को बोन में से ब्लड में भेजते हैं, ये क्या करते हैं, ये मोस्टली कैल्शियम को हेल्प करते हैं बोन में आने में, और अगर जरूरत हो तो फिर कैल्शियम थोड़ा बहुत रिलीज होने देते हैं बोन। ये सारे का सारा कैल्शियम बोन में से निकाल के ब्लड की तरफ भेज देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और साथ ही जो बोन का मैट्रिक्स है, ग्राउंड टिश्यू, वो उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है जी, जिस वक्त बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त बड़ा जरूरी है, अगर एक चीज सॉलिड बन गई, ये देखें, अगर 1 साल के बच्चे की लेट सपोज ये हड्डी अब ये पक्की हो गई है तो कैसे ग्रोथ होगी,
ये मैंने आपको बताया कि ये वो पॉइंट होता है, एपिफाइसिस और डायफाइसिस जहाँ पे जोड़ रहे होते हैं, एपिफाइजल फेजियल लाइन होती है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो इस जगह को पे बोन रिजॉर्प्शन करके उस एरिया को सॉफ्ट करते जाते हैं और नया इसमें एक्सटेंशन हो सकती है। इसी तरह अगर जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस जगह पे ऑस्टियोक्लास्ट मेन रोल प्ले करते हैं और वहां पे बोन को डिस्ट्रॉय करके नए सिरे से बोन फॉर्मेशन होती है। सो दे आर इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। नाउ वी कम टूवर्ड्स कार्टिलेज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज क्या है, ये आपकी बुक में इसी तरह की डायग्राम बनी हुई है। ये फ्लेक्सिबल होता है, बोन्स जो है वो हार्ड होती हैं। क्यों बोन्स हार्ड है? क्योंकि उसमें डेपोजिशन हुई है कैल्शियम और फॉस्फेट की। इसका जो मैट्रिक्स है उसका बोन्स का मैट्रिक्स सॉलिड है, रिजिड है। इसका मैट्रिक्स जेल लाइक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें कोलेजिनस फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, किसी तरह का कोई भी कैल्शियम या फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं हुआ। इसके साइडों पे पेरिफेरी पे होता है पेरिकॉन्ड्रियम, अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। बोन में हमने क्या देखा था? पेरीऑस्टियम। बोन्स के इर्द गिर्द जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो है पेरीऑस्टियम, इसके इर्द गिर्द जो है वो है पेरिकॉन्ड्रियम। अच्छा, इसमें भी स्मॉल कैविटीज होती हैं इन द मैट्रिक्स लेक्यूनी, जहां पे कॉन्ड्रोसाइट्स रहते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं चार है। और बोन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी छोटी छोटी स्पेसेस होती है विच आर कॉल्ड लेक्यूनी, और उसमें कौन से सेल्स होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। सो कॉन्ड्रोसाइट्स इन कार्टिलेज एंड ऑस्टियोसाइट्स इन बोन्स। अच्छा, अभी ब्लड में वेसल्स हमने देखा कि बोन में ब्लड वेसल्स होती, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाई और नर्वस सप्लाई इन साइड कार्टिलेज। कार्टिलेज अमूमन कहीं भी बॉडी में बहुत थिक नहीं होती, नैरो होती है और अमूमन डिफ्यूजन के जरिए सराउंडिंग ब्लड वेसल से ये सप्लाई हो जाता है जो भी चीज इसको चाहिए इन सेल्स को। लेक्यूनी में जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, लिविंग सेल्स हैं वो। अच्छा, अब इसमें आपको क्लियर बात वो समझ में आएगी जो मैंने आपको कहा। मैट्रिक्स ये देखें, ये सेल्स हैं और जो स्पेस फिलिंग लाइट, और ये इलास्टिक फाइबर्स हैं जो डार्क ब्लू से बने हुए हैं, और ये लाइट ब्लू से जो स्पेस फिलिंग सारी जगह पे, अगर एक बच्चे को कहते हैं कलर कर दो जी, सारी जगह पे कलर कर दी, तो जो स्पेस फिलिंग सब्सटेंस है वो क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है? यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स का, और बीच में इलास्टिक फाइबर्स भी डले हुए, और बीच में स्पेसेस हैं खास जिनमें के कॉन्ड्रोसाइट्स हैं लेक्यूनी में। कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए हीलिंग स्लो होती है। अगर कभी कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो कार्टिलेज काफी देर के बाद जाके हील होती है बिकॉज ऑफ नो ब्लड सप्लाई। अच्छा, इनिशियली जो ह्यूमन स्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन ओनली। There are basically three types of cartilage: elastic cartilage, hyaline cartilage and fibrous cartilage. Elastic cartilage ये जो कान, एक्सटर्नल ईयर पिना जिसको कहते हैं, इसमें होता है, एपिग्लॉटिस में होता है, और भी कुछ बॉडी पार्ट्स में होता है। और जो हाइलाइन कार्टिलेज है इट इज बिटवीन टिप्स ऑफ बोन्स, रिब्स के ऊपर अमूमन होता है, बोन्स के ऊपर होता है हाइलाइन कार्टिलेज, और इसके अलावा ट्रेकिया में होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह में होता है। और जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये पैड करता है जैसे नी जॉइंट के साथ, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बड़े जॉइंट्स हैं वहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस में, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो बॉडी के वो पार्ट्स हैं ये तीनों, नी, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जहां पे पूरी बॉडी का वेट और प्रेशर पड़ रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है जो बहुत ज्यादा वेट बेयरिंग कर सकती है वो फाइब्रस कार्टिलेज है। ये देखें इसका ये स्ट्रक्चर, इसमें सेल्स थोड़े हैं, फाइबर्स ज्यादा हैं, टफ फाइबर्स मौजूद हैं इसमें। हाइलाइन कार्टिलेज में सेल्स देखें इकट्ठे ग्रुप अप हुए हुए हैं, और उस तरह के इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ी है, और इसमें जो है वो काफी सारे सेल्स हैं, और ये अपनी शेप मेंटेन रखता है लेकिन उतना ज्यादा वेट बेयरिंग की इसमें सलाहियत नहीं है। ठीक है जी। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। जब पैदा होते हैं बच्चे तो उस वक्त उनकी 300 बोन्स होती हैं, लेकिन फिर फ्यूज हो के नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाता है, 206 बोन्स हो जाता है। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन को बेसिकली 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। अभी इस डायग्राम में आपको जो ब्लू से नजर आ रहा है एक्सिस पे, एक्सिस कहते हैं बॉडी की सेंट्रल लाइन, ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक सीधा कोई नेजा, अल्लाह ना करे वैसे किसी के बीच में से गुजरे, लेकिन यूं अगर ऊपर से लेके नीचे तक जो सेंट्रल लाइन है इसको कहते हैं बॉडी का एक्सिस। इसमें हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हमारा पूरा वेट इस पे पड़ रहा होता है। इस एरिया में जो स्केलेटन है वो कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। स्कल, ये हमारी जो खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, और
रिब केज। ठीक है, अभी हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। एंड देन एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन तो हमारे बॉडी की एक्सिस की लाइन पे हो गया, तो एक्सिस के अलावा जितना स्केलेटन है जो कि साइड्स पे मौजूद है, दैट इज कॉल्ड अपेंडेजेस के साथ। जो ये अपेंडेजेस हमारे क्या कहलाते हैं? बाजू टांगे। दीज आर कॉल्ड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस वाला जो स्केलेटन है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें शामिल है 2 गर्डल्स। देयर आर 2 गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल ये इसको कहते हैं कंधे के जोड़ को। ठीक है जी। पेल्विक गर्डल जो है वो हिप जॉइंट है, हिप बोन। और फोरलिम्ब बाजू को कहते हैं, हाथ और बाजू पूरे का पूरा मिला के फोरलिम्ब है, और टांगे और पांव मिला के है हाइंड लिम्ब्स। ओके, सो पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हेड आ जाएगा पहले। हेड में टोटल 29 बोन्स हैं एंड इट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। क्रेनियल बोन्स, जो क्रेनियम खोपड़ी जो बना रहे हैं हमारी, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल बोन्स, ये 8 हैं। फेशियल बोन्स जो हमारा फेस बनाए, दे आर 14। ईयर ऑसिकल्स जो हमारे मिडिल ईयर में बोन्स हैं, मैलस इंकस स्टेपस। ठीक है जी, दोनों साइड पे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो 3 वो और 3 वो, 6 हो गई। एंड हायोइड बोन, ये एक अकेली सी बोन है, इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, लाइज एट द बेस ऑफ स्कल बिलो टंग, ये हायोइड बोन। इन सारी बोन्स को मिलाएं तो ये बनती है 29 बोन्स, जो कि हमारे हेड की बोन्स है। अच्छा, क्रेनियल बोन्स को देख लेते हैं। ये ब्रेन में जब पढ़ा था, यहाँ पे जो ब्रेन के लोब्स थे ना, वही हमारे स्कल के भी नाम है। ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन में था, टेम्पोरल लोब ब्रेन में था, पैराइटल लोब ब्रेन में था, फ्रंटल, ये 4 नाम तो देखें पुराने हैं, आपको आते हैं। ठीक है जी। ये ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा जिधर होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आके जुड़ती है विजन के साथ, यहाँ इस बोन का नाम है ऑक्सीपिटल। एक ही ऑक्सीपिटल, दोनों साइड की ऑक्सीपिटल मिल गई है, इसलिए एक ही ऑक्सीपिटल है। कान के पास जो बोन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से याद रखें, कुछ उससे मिलता जुलता नाम है टेम्पोरल। ठीक है, एक टेम्पोरल एक कान के पास है, दूसरी टेम्पोरल दूसरे कान के पास। पैराइटल, ये वाला जो सर का हिस्सा है, ये 2 बोन्स हैं, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे पीछे की तरफ इसके, ये है 2 पैराइटल बोन्स। फ्रंटल, ये सामने वाली माथे वाली जो बोन है, ये कहलाती है फ्रंटल बोन। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कनपट्टी की हड्डी है, ये कहलाती है स्फिनोइड, टेम्पोरल और फ्रंटल के दरमियान। और एथमोइड जो बोन है, ये ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट कहते हैं ये वाला जो सुराख है जिसमें आई बॉल होती है, आई बॉल के अंदर एक बोन होती है जो कहलाती है एथमोइड। अच्छा जी, now we move towards facial bones. There are 14 facial bones. 2 are palatine. Palatine कौन सी? जो तालू, मुंह के अंदर जो जुबान जहाँ ऊपर टच होती है, the partition between nasal cavity and buccal cavity is palate. ठीक है, तो पैलेट जो है ना, उसके अंदर जो बोन है वो पैलेटाइन, दोनों साइड की, एक साइड की पैलेटाइन है, एक दूसरी साइड की पैलेटाइन है। और दोनों पैलेटाइन के बीच में एक बोन होती है, देखें ब्लू से यहाँ शो, ये है वोमर। पैलेटाइन और वोमर मिल के बनाती हैं पैलेट, ये हमारी पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। अच्छा, ये ऑर्बिट है आंख के लिए, आई बॉल के लिए जो सॉकेट है। ये वाली जो चीक बोन है, ये है जाइगोमेटिक। ठीक है, 2 जाइगोमेटिक है, एक जाइगोमेटिक ये, एक जाइगोमेटिक ये। नाक की जो हड्डी है, नाक आगे से तो कार्टिलेज की होती है, पीछे से जो जिसपे एनक टिकाते हैं, ठीक है ना, वो वाली जो बोन है वो है नेजल बोन। 2 नेजल बोन है दोनों साइड। और ये जहाँ पे टीयर ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे लैक्रिमल बोन है, ये वाली फिरोजी से कलर से जो, ये पीछे जो बोन नजर आ रही है, ये वो बोन है जो भी पीछे हमने देखी थी, एथमोइड। एथमोइड एक ही है, आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, 2 छोटी छोटी बोन्स है नेजल कैविटी के साथ एसोसिएटेड, विच आर कॉल्ड इंफीरियर कॉन्का, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ शो हुई है। ठीक है जी। अपर जॉ बोन है मैक्सिला, एक राइट साइड की, ये राइट साइड की, और नहीं सॉरी, ये डायग्राम का राइट हमारा लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट जो है वो डायग्राम का राइट होता है। सो ये राइट मैक्सिला है और ये लेफ्ट मैक्सिला है। और जो लोअर जॉ है, ये पूरी एक ही बोन है जो है मैंडिबल। अब इसमें टीथ भी अटैच है। ठीक है, अपर जॉ में टीथ अटैच है, लोअर जॉ में टीथ अटैच है, लेकिन टीथ को हम टीथ की गिनती में गिनते हैं, फेशियल बोन्स की गिनती में नहीं गिनते। सो ये सब मिला के बन गई 14 facial bones. Then next part of the axial skeleton is vertebral column. Vertebral column में जो total number of bones है वो है 33. ठीक है जी। और इन 33 bones को 5 groups में डिवाइड किया गया। नेक की जो 7 vertebrae हैं वो कहलाती हैं cervical vertebrae। और ये देखें, ये फर्स्ट वर्टिब्री जो है
इसका खास नाम है एटलस। सेकंड वर्टिब्री का भी खास नाम है एक्सिस। क्यों खास नाम है? क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री हैं ये बाकी सर्वाइकल वर्टिब्री से शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं। सो दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं नेक की, जिसमें फर्स्ट का नाम है एटलस, सेकंड का नाम है एक्सिस। फिर उसके बाद ये जो ब्लू से यहाँ शो हुई है डायग्राम में, ये है थोरेसिक रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये 12 हैं, ठीक है। और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, हर रिब के पेयर के साथ एक वर्टिब्री एसोसिएटेड है। और इन थोरेसिक वर्टिब्री के लार्ज स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे स्पाइन्स लाइक प्रोजेक्शन जो है ना, ये वाली, ये देखें, ये जो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन इसके हैं ये ज्यादा बड़े हैं बाकियों के मुकाबले। देन नेक्स्ट 5 आर कॉल्ड लंबर। ये एब्डोमिनल रीजन में है, उर्दू में जो हम कहते हैं कमर, और जिनकी बोन्स वीक होती हैं उनको यहाँ पे पेन ज्यादा होता है। एक्चुअली देखें बाकी सारी जगह और स्केलेटन सपोर्ट कर रहा है, इस रीजन में सिर्फ यही 5 वर्टिब्रीज हैं जिन पे अपर बॉडी पार्ट का पूरा वेट है, और कुछ भी उठाएं या झुके काम करें वगैरह तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वैसे तो सर्वाइकल वर्टिब्रीज का भी पेन वगैरह का बहुत इशू होता है, और पर्टिकुलरली ये स्क्रीन व्यूइंग से ज़्यादा झुक के गलत पोस्चर में बैठने से सर्वाइकल वर्टिब्रीज का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक्चुअली होता क्या है कि नर्व्स ये जो है ना, हर वर्टिब्री के लेवल से एक 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एक इधर जा रही होती है, स्पाइनल नर्व एक इधर जा रही होती है। तो जब जरा सा भी कहीं प्रेशर पड़ता है तो स्पाइनल नर्व्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। दैट कैन लीड टू वेरी सिवियर पेन एंड प्रॉब्लम, नमनेस भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 हैं सैक्रल वर्टिब्रीज, इनको मिला के कहते हैं सैक्रम। ये फ्यूज्ड हैं और ये आर्टिकुलेट करती हैं विद इलियक बोन्स। अभी आगे हम पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम डिटेल से ये देखेंगे कि इलियक बोन्स क्या है और उसके साथ सैक्रम कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट में 4 कॉक्सिक्स बोन है, टेल वर्टिब्री, जो फ्यूज्ड है और शुक्र अल्लाह के इतनी छोटी सी हैं। एनिमल्स में, ज़्यादातर एनिमल्स में जो है ये लार्ज होती हैं और प्रोजेक्ट आउट हुई होती हैं ऑफ द बॉडी एज टेल। नाउ इज द रिब केज, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। ये देखिए पीछे की तरफ जो है ना, ये वाले ये हैं थोरेसिक वर्टिब्री। अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया, ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री हमने डिस्कस की थी, हर वर्टिब्री के साथ क्या ओरिजिनेट कर रही हैं? रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, पीछे की तरफ रिब्स जुड़ी हुई हैं वर्टिब्री से, सारी रिब्स वर्टिब्री से जरूर जुड़ी हुई हैं। आगे की तरफ ये आके जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, ये है स्टर्नम, ठीक है जी। स्टर्नम से आके फ्रंट में ये जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स जो हैं 1 से लेकर 7th पेयर तक, इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहती हैं? क्योंकि ये पीछे से शुरू हो रही हैं और आगे आके जुड़ रही हैं स्टर्नम के साथ सही तरह। लेकिन उसके बाद की जो 3 रिब्स हैं 8th, 9th और 10th, ये जो पेयर हैं ये कहलाते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये खुद नहीं डायरेक्टली जोड़ नहीं, देखें यहाँ तक खत्म हो गई इनकी बोनी पार्ट, आगे ये कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं विद द स्टर्नम। ये देखिए यहाँ तक 7th जो ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसके बाद ये औरों के साथ, इस वाली के साथ ही सपोर्ट कर करके, 7th वाली के साथ ही सपोर्ट कर करके 8, 9, 10 जो है ना वो आगे की तरफ जुड़ी हुई है। और लास्ट 2 तो जो है बस उन्होंने कहा हम आगे आते ही नहीं। 11th और 12th पेयर जो है ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे हवा में ही मतलब ऐसे ही रह गई, फ्लोट करती रह गई बॉडी में, आगे तक नहीं आके जुड़ सकी। सो दिस इज रिब केज। Now we come towards appendicular skeleton. Appendicular skeleton में पहले pectoral girdle और forelimbs. Pectoral girdle जो है mainly 2 bones का बना हुआ होता है, clavicle और scapula, और बाकी जो forelimb है वो किससे बना होता है? humerus। ये वाली जो लंबी हड्डी है ये humerus है, radius ulna, और ये जो कलाई की बोन्स हैं इनको कहते हैं कार्पल बोन्स। 8 बोन्स होती हैं और एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं करीब करीब। और ये जो हथेली की पाम बोन्स जो हैं दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। और फिलेंजेस जो फिंगर्स की बोन्स हैं दैट दे आर कॉल्ड फिलेंजेस। देन देयर इज पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। 3 बोन्स मिलकर पेल्विक गर्डल बनाती हैं। देखिए 2 बोन्स ने मिलकर पेक्टोरल गर्डल बनाया, क्लेविकल और स्कैपुला। ये क्लेविकल आगे की तरफ है, स्कैपुला पीछे की तरफ है। अभी हम आगे एक और डायग्राम में इनको एक्चुअली डिस्कस करेंगे। अच्छा, और ये कॉक्सल बोन जो है ये 3 से मिलकर बनी हुई, इलियम, प्यूबिस और इस्कियम, ठीक है जी। ये बड़ा वाला पोर्शन इलियम है। इलियम के साथ देखें क्या जुड़ा हुआ है, ये जो पीछे हमने डिस्कस की थी वर्टिब्रीज, सैक्रम, ये देखें ये सैक्रम है
और ये इलियम के साथ जुड़ी हुई। ठीक है जी। सो इलियम इज आर्टिकुलेटिंग विद द सैक्रम, और ये नीचे की तरफ जो आई है ये इस्कियम है, और बीच की तरफ जो आई है ये प्यूबिस है। अच्छा, ये तीनों बोन्स मिलके एक डिप्रेशन सा बनाते हैं, सॉकेट, विच इज कॉल्ड एसिटेबुलम। एसिटेबुलम एक्ट्स एज द सॉकेट फॉर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ फीमर। ये नेक्स्ट जो लंबी बोन है इसका नाम है फीमर, और फीमर का हेड किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? एसिटेबुलम के साथ। इसके बाद नी जॉइंट है, और यहाँ पे है एक नी के ऊपर नी कैप कॉल्ड पेटेला, और फिर उसके बाद ये दो जो बोन्स हैं, एक टिबिया है एक फिबुला है। टिबिया देखें काफी थिक सी और फिबुला बहुत पतली सी है। उसके बाद एंकल जॉइंट की 7 बोन्स हैं विच आर कॉल्ड टार्सल्स। 5 बोन्स मेक द सोल, तलवा बनाते हैं हमारे पाँव का, मेटाटार्सल, और फिर 14 फेलेंजेस की बोन्स हैं विच मेक द टोज ऑफ आवर लेग्स। अब वही बोन्स हम दोबारा और डिटेल से देख रहे हैं। ये देखें, ये वाली बोन है क्लेविकल। अगर हम रिब केज वाली डायग्राम पे जाएं, ये दिस बोन, कॉलर बोन भी इसे कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल। और ये पीछे की तरफ को, बहुत बच्चे कमजोर हो तो पीछे की तरफ उनके यूं ट्राइंगल से नजर आते हैं, ये क्या होता है? स्कैपुला, द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये दो बोन्स क्लेविकल और स्कैपुला मिलके बनाती हैं पेक्टोरल गर्डल। अब हम कंपैरिजन में असल में इन दोनों डायग्राम्स को, और पेल्विक गर्डल किन 3 बोन से मिलके बना है? इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। इन तीनों को मिला के कहते हैं कॉक्सल बोन। यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल क्लेविकल और स्कैपुला से मिलके बना है। अच्छा, फिर दोनों बाजू में भी और टांग में एक लंबी हड्डी, एक एक ही बोन है, इसका नाम बाजू में है ह्यूमरस, और टांग में जो सबसे बॉडी की लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर। फिर यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट। यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है? नी ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट के ऊपर कोई कवर नहीं है, नी ज्वाइंट के ऊपर एक कवर है, पटेला। एल्बो ज्वाइंट के बाद 2 बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। नी ज्वाइंट के बाद 2 बोन्स हैं, टिबिया और फिबुला। फिर रिस्ट की 8 बोन्स हैं, कार्पल्स, और एंकल की 7 बोन्स हैं, टार्सल्स। फिर पाम की 5 बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स, और यहाँ पे सोल की 5 बोन्स हैं, मेटाटार्सल्स। फिर 14 फेलेंजेस हैं फिंगर्स की, हाथ में, और 14 फेलेंजेस हैं टोज की, पाँव में। ठीक है जी। Now we come towards joints. Joints are the points where at which 2 bones articulate with each other. These are the articulation points where 2 bones or bone and cartilage come together. आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जैसे क्रेनियम के, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हिंज जॉइंट, एल्बो के और नी के वगैरह, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखें ये शोल्डर गर्डल का बॉल एंड सॉकेट शो किया, ये ह्यूमरस का हेड है, और ये स्कैपुला है, और ये क्लेविकल है। इन दोनों ने मिलके एक सॉकेट बनाया है जिसमें के बहुत सारे एंगल। हिंज जॉइंट जो है वो एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूवमेंट शो कर सकता है। और कुछ होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जैसे कि वर्टिब्रीज के जॉइंट्स या रिस्ट के जॉइंट्स। ठीक है जी। Now we at this level we are going to study joints according to the classification कि वो किस तरह बने। एक है fibrous joints जो कि immovable है। Bones are directly connected to each other by fibrous connective tissue, mainly collagen. गैप में भी नैरो और वाइड। ये देखें, ये आपने पढ़ा हुआ ये वाला जॉइंट, सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? ये आपने पढ़ा था कि क्रेनियम या स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो इमूवेबल हैं। इन इमूवेबल जॉइंट्स को कहते हैं सूचर। इसी तरह बाजू में ये ऊपर है ह्यूमरस और इधर है रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना अलग अलग नहीं मूव कर रही होती, इकट्ठे ही मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक फाइब्रस जॉइंट है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है कोलेजन का बना हुआ, टफ फाइबर्स का। अब इन दोनों में गैप ज्यादा, ये देखें यहाँ पे गैप थोड़ा है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, लेकिन ये एक ही तरह का जॉइंट है क्योंकि इमूवेबल है, और यहाँ पे फाइबर्स ने, टफ कनेक्टिव टिश्यू ने इन दोनों बोन्स को पक्का एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह टीथ जो अटैच होते हैं जॉज के साथ, देखें ये टूथ है, ये इसके रूट्स हैं, और यहाँ पे इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे मैंडिबल यानी जॉ बोन होती है। ये जो जॉइंट बना हुआ है रूट ऑफ टूथ का विद द जॉ बोन, इट इज अ फाइब्रस जॉइंट। ठीक है जी।
Then the second type of joint is cartilaginous joint. It is slightly movable. Adjacent bones are united by tough cartilage. ये हाईलाइन कार्टिलेज हो सकता है या फाइब्रो कार्टिलेज होता है मोस्ट केसेस में. इसमें कॉस्टल कार्टिलेज है. अब ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी रिब्स में कि रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच करने के लिए कोस्टल कार्टिलेज होती है. पर्टिकुलरली कौन सी रिब्स थी वो? दे वर फॉल्स रिब्स 8th 9th और 10th. और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है. ये वही डायग्राम है जो अभी हमने पेल्विक गर्डल में 2 दफा देखी. ये देखें, ये बीच में जो है ये सेक्रम है, सेक्राल वर्टिब्री. ये बड़ी सी बोन इलियम है. ये नीचे जो आई है ये इस्कियम है. और बीच की तरफ जो फ्रंट पे आई है ये प्यूबिस है. दोनों साइड की प्यूबिस, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, ये आगे आके मिल जाती, ज्वाइन होती है. किसके जरिए? कार्टिलेज के जरिए, विच इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस. और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को हम प्रॉब्लम्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को भी पढ़ेंगे. देन साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. इसमें होता क्या है कि एंड्स ऑफ बोन्स जो इनके ऊपर हाई लाइन कार्टिलेज होती है. देखें, ये 2 बोन्स हैं और यहाँ पे जो जॉइंट बना है वो साइनोवियल जॉइंट है. दोनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग है. कौन सी कार्टिलेज है? हाई लाइन कार्टिलेज. These are held together by surrounding tube-like capsule of dense fibrous tissue. इनके इर्द गिर्द एक डेंस, अगर आपने पाए काटे हों या बड़ी ईद के मौके पे बड़ी हड्डियों को, जोड़ों को अलग करने की कोशिश की हो तो फिर आपने साइनोवियल जॉइंट ध्यान से देखा होगा या अपने अम्मी अब्बू से पूछें, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे कि बड़ी हड्डियां जहाँ पे जोड़ रही होती हैं पाए की, नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट जो बकरे या गाय वगैरह का होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल सा चढ़ा हुआ होता है. वो कैप्सूल किस चीज का होता है? ट्यूब लाइक एक कैप्सूल होता है डेंस फाइब्रस टिश्यू का. ये जो जॉइंट का कैप्सूल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट. इसके बाहर की तरफ लिगामेंट होता है. लिगामेंट आपको याद है ना? वाइट टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स एट जॉइंट्स. और टेंडन पढ़ा था आपने कि वाइट टफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करता है. ठीक है जी. तो बाहर की तरफ ये जो कैप्सूल है ये लिगामेंट का बना हुआ है और इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये देखिए जॉइंट कैप्सूल है, बाहर की तरफ इसके है लिगामेंट और अंदर की तरफ इसके साइनोवियल मेम्ब्रेन. अब ये ब्लू से जो शो हुई हुई है, ये देखें, ये सारी जगह यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज तक नहीं आई. हाईलाइन कार्टिलेज के अलावा बोन पे भी है और ये लिगामेंट के अंदर अंदर भी है. अच्छा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? इट सिक्रीट्स अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड. ये अगर आप अपने घर के बड़ों से पूछे तो बताएंगे कि हाँ जी, पाए की हड्डियों को जब जोड़ पर से अलग करें तो बीच में से कोई फ्लूइड सा निकलता है. ठीक है, वो फ्लूइड क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड. ये हेल्प करता है कि ये बोन्स जब मूव करें तो ये आपस में टकराए नहीं. कार्टिलेज को भी प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है जी. ये देखिए मसल्स इस इधर जॉइंट्स के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जरूर अटैच हुए होते हैं टेंडन्स के जरिए. और नर्व्स और ब्लड सप्लाई भी बोन्स को भी होती है और मसल्स को भी होती है. और यहाँ पे फैट्स वगैरह भी मौजूद होती हैं फर्दर अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो. और जब तक ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे सही मौजूद रहेगा तो ये आसानी से जॉइंट्स मूव कर सकेंगे. और अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो फिर वो आर्थराइटिस लाइक सिचुएशन शुरू हो सकती है, क्योंकि फिर ये कार्टिलेज आपस में एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाएगी और फिर जब डैमेज हो जाएगी तो फिर बोन्स आपस में टकराने लगेंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटन. थैंक यू.